नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इन्फिनिटी क्लासेस भीलवाड़ा पर। हम लोग रीट जो सिलेबस है हमारा, उसमें नया टॉपिक ऐड हुआ है, बीमा एवं बैंकिंग अर्थशास्त्र विषय से संबंधित। तो उसका पार्ट 1 हम लोगों ने डाल दिया है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ज़रूर करें और वहाँ से आप लोगों को इसकी पूरी PDF मैं प्रोवाइड करूँगा। और वीडियो 1 का भी मैंने नीचे लिंक दे रखा है, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें ताकि आपका जो नई यूनिट का सिलेबस वो कंप्लीट हो जाए। और इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे बाकी के टॉपिक्स भी आपको रेगुलर हम कराएंगे। हमारी क्लास रोज़ाना रात 8 बजे प्रारंभ होती है, तो अधिक से अधिक सभी दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बैंकों के प्रकार, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बैंकिंग हिस्ट्री के बारे में हम लोग देखेंगे कि भारत में बैंकिंग व्यवस्था किस प्रकार से आई है, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं भारत में बैंकिंग व्यवस्था। बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के बैंको से हुई मानी जाती है, जो बदलता हुआ फ्रेंच भाषा में बैंके हुआ और फिर अंग्रेजी में ये क्या हो गया, बैंक हो गया। और एक अन्य मान्यता के अनुसार बैंक शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा से भी हुई है। तो इन चीज़ों को अपन को वैसे ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। काम की चीज़ यहाँ से आती है। विश्व का पहला बैंक जो है बैंक ऑफ वीनस इटली में स्थापित हुआ था 1192, ये 92 है, 1192 के अंदर इटली वेनिस जो शहर है इटली का, वहाँ पर विश्व का सबसे पहला बैंक स्थापित किया गया था। आधुनिक बैंकिंग का शुभारंभ 17वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है। जो अभी मॉडर्न हम बैंकिंग सिस्टम पढ़ते हैं वो 17वीं शताब्दी में इसका डेवलपमेंट हुआ है। आप देख सकते हैं 1609 में बैंक ऑफ एम्स्टर्डम हॉलैंड के अंदर बना। 1607 में बैंक ऑफ जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थापित हुआ। 1619 में बैंक ऑफ हम्बर्ग जर्मनी में स्थापित हुआ और 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई थी। एक अर्थशास्त्री हैं क्राउथर, इसने कहा था आधुनिक बैंकों के 3 पूर्वज हैं, व्यापारी, महाजन और सुनार। जो आधुनिक बैंक हैं उससे पहले बैंक जब नहीं थे तो हम जो लोन लेते थे, उधारी लेते थे, उनके इन्हीं 3 जनों से लेते थे, तो व्यापारी, महाजन और सुनार। तो ये आधुनिक बैंकों के पूर्वज बताए हैं, किसने, क्राउथर ने बताए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब सबसे पहले हम देखेंगे बैंक का अर्थ क्या होता है। बैंक उस व्यावसायिक संस्था को कहा जाता है जो सामान्य बैंकिंग कार्य करती है तथा जनता से जमाएं स्वीकार कर अग्रिम में ऋण प्रदान करती है। बैंक क्या है, एक ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, व्यावसायिक संस्था है जो सामान्य बैंकिंग का काम करती है और जनता से क्या करती है, जमाएं स्वीकार करती है। जमाएं स्वीकार करने का मतलब आज मेरे पास कोई पैसा पड़ा है और मेरा बैंक में अकाउंट है, तो मैं मेरे जो सेविंग होगी उसको मैं मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करूँगा, तो उससे बोलते हैं जमाएं स्वीकार करना। इसी तरह से उन जमाओं से बैंक क्या करते हैं, जिनको ऋण की आवश्यकता होती है, एडवांस पैसे की आवश्यकता होती है, वो बैंक से जाकर आवेदन करते हैं लोन के लिए और उन्हें बैंक उन्हीं हमारी जमाओं से ही वापस लोन देती है। हारेस टारट के अनुसार जो डेफिनेशन दी है, बैंक साख का एक निर्माता और विनिमय को सुविधाजनक बनाने वाला यंत्र है। बैंक क्या है, साख, साख का मतलब उधारी, उसका तो निर्माता होता है, और विनिमय को सुविधाजनक बनाने वाला क्या है, एक यंत्र है। गिलबर्ट ने भी बैंक की परिभाषा दी है दोस्तों, बैंक पूंजी अथवा अधिक शुद्ध शब्दों में मुद्रा का व्यवसायी है। बैंक क्या है, पूंजी या शुद्ध शब्दों में कहें तो मुद्रा का व्यवसायी है। फिर हम बात करते हैं भारत में बैंकिंग विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी है। तो चलते हैं प्रथम अवस्था की ओर। प्रथम अवस्था थी 1800 ईस्वी तक। भारत में प्रथम बैंक 1770 में स्थापित हुआ था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से कोलकाता में स्थापित किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में जो प्रथम बैंक स्थापित हुआ कब स्थापित हुआ, 1770 में स्थापित हुआ और कहाँ पर स्थापित हुआ है, कोलकाता में। नाम क्या था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से स्थापित किया गया था। दूसरी अवस्था में आते हैं हम लोग, तो 1800 के बाद 1806 से लेकर के 1860 तक। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल भारत में स्थापित हुआ। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे स्थापित हुआ और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। इसके बाद 1921 के अंदर इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया और इनका नाम कर दिया गया इंपीरियल बैंक। इसके बाद 1 जुलाई 1955 को इस इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका नाम क्या कर दिया गया,
SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो आप वर्तमान स्वरूप देखते हैं वो इंपीरियल बैंक से ही बदलता हुआ, इससे पहले बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास से स्थापित थे 1806, 1840 और 1843। इसके बाद इनको मर्ज किया गया 1921 के अंदर और नाम कर दिया गया इंपीरियल बैंक, और 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम क्या हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं तीसरी अवस्था में 1860 से 1913 तक। इस अवस्था में काफ़ी बैंकों का विकास हुआ भारत में, जैसे 1865 में इलाहाबाद बैंक, उसके बाद 1881 के अंदर बैंक ऑफ शिमला, 1881 में ही अवध कमर्शियल बैंक। दोस्तों अवध कमर्शियल बैंक के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी होगी। अवध कमर्शियल बैंक जो है ये भारत का पहला भारतीयों द्वारा संचालित बैंक है। ये क्या है, भारत का पहला भारतीयों द्वारा संचालित बैंक। आपसे अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना अवध कमर्शियल बैंक होगा। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई, और इसके बारे में आपको एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक आपसे पूछा जाए तो होगा पंजाब नेशनल बैंक। 1901 में पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया, 1906 में बैंक ऑफ इंडिया, 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा, 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और 1913 में बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये अदर फैक्ट्स हैं, आप एक बार देखना चाहें तो देख सकते हैं। 1997 में मैसिडी बैंक इटली का स्थापित हुआ था, और 1472 के अंदर मोंते देई पास्ची जो सिएना है इटली के अंदर, वहाँ पर ये स्थापित हुआ था, और वर्तमान में भी ये चल रहा है। अब हम आते हैं चतुर्थ अवस्था की तरफ। चतुर्थ अवस्था में 1913 से 1939 तक की अवस्था मानी जाती है, और 1913 से 1917 तक जो अवस्था थी भारत में बैंकिंग संकट का काल रहा था, और उसके पीछे मुख्य कारण था प्रथम विश्व युद्ध। 1935 में हमने पढ़ा था राष्ट्रीय जो हमारा केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना हुई थी। हम अब चलते हैं पांचवी अवस्था में, यानी चौथी अवस्था में RBI का गठन हुआ था। ये ध्यान रखना, कौन सी अवस्था में, तीसरी अवस्था में, चौथी अवस्था में। अब हम बात करते हैं पांचवी अवस्था जो 1947 से लेकर के वर्तमान तक की है। 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ। भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 पारित हुआ। 19 जुलाई 1969 को, यस ये डेट इंपॉर्टेंट है, 19 जुलाई 1969 में 14 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, है ना। सबसे पहले SBI का हमने पढ़ा था 1 जुलाई 1955, ठीक है। उसके बाद 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, और इन बैंकों की जो पूंजी थी वो कितनी थी, 50 करोड़ रुपए थी। फिर हम बात करते हैं तीसरी अवस्था में बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है 3 बार हुआ है। पहला SBI का 1955, दूसरा 14 बड़े राष्ट्रीय क्षेत्र के जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक थे 14 बैंकों का, वहाँ पर हुआ। कब हुआ, 19 जुलाई 1969 को, ठीक है। उसके बाद 15 अप्रैल 1980 को फिर वापस से 6 निजी क्षेत्र के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और इनकी पूंजी कितनी थी, 200 करोड़ थी। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट डेट 4 सितंबर 1993 को न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया था। न्यू बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1936 में हुई थी। और इस प्रकार से एक तो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, और 19 राष्ट्रीयकृत बैंक जो वर्तमान में है, क्योंकि सबसे पहले 1 + 14 + 6 कितने हो गए, 21 में से 1 को वापस मर्ज कर दिया पंजाब नेशनल में, तो अब कितने बचे, 20 बैंक अभी राष्ट्रीयकृत बैंक है। पंजाब नेशनल, SBI के अलावा 19 हैं, और बाकी SBI को जोड़ दे तो 20 राष्ट्रीयकृत बैंक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्यापारिक बैंकों के कार्य क्या है, फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। ये आपका टॉपिक है सिलेबस में, और प्रकार भी हैं तो उसके साथ में फंक्शंस तो पूछे जा सकते हैं। प्राथमिक कार्य के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे जमा स्वीकार करना। जैसे हमारे खाते होते हैं बैंकों में, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट हम लोग खुलवाते हैं, चालू खाता और बचत खाता, ठीक है। तो जो सेविंग अकाउंट है उसमें हम पैसा डिपॉजिट कराते हैं, इसी तरह से चालू खाते में हम पैसा डिपॉजिट कराते हैं। तो उन खातों में जो हमारा पैसा डिपॉजिट होता है उसे जमा स्वीकार करना बोला जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। तो जो सेविंग अकाउंट होता है वो क्या है, इस पर ब्याज दर लगभग 4% के आसपास चलती है। बैंकों की अलग अलग हो सकती है, लेकिन 2 से लेकर 4-5% तक ब्याज देते हैं सेविंग अकाउंट पर। जमा पर कोई पाबंदी नहीं है, कितनी बार आप जमा करा दो, क्योंकि इसका मेन पर्पज है सेविंग पर्पज है ना, बचत खाता है। तो आप जमा कितनी भी बार करा सकते हो, लेकिन राशि निकालने पर इस पर पाबंदी रहती है। आप एक लिमिट के बाद ज़्यादा पैसा इससे नहीं निकाल सकते हो, अगर निकालते हैं तो चार्ज लगता है। और वर्तमान में तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने और अदर बैंकों ने एक लिमिट से ज़्यादा जमा कराने पर भी चार्ज कर दिया है, और एक लिमिट से ज़्यादा राशि निकालने पर भी उसने शुल्क चालू कर दिया है। चालू खाता क्या होता है, जितने भी व्यावसायिक संस्थाएं होती हैं, देखो बचत खाता हम लोग आम जनता खुलवाते हैं बैंकों में, और जो चालू खाता होता है व्यावसायिक संस्थाएं खुलवाती हैं, जिनके बिजनेस होते हैं, फर्म होती है, उनके नाम के अकाउंट चालू खाते खुलते हैं बैंकों में।
तो इन पर किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं दिया जाता है और इस पर एक अधिविकर्ष की सुविधा उपलब्ध होती है। ये अधिविकर्ष क्या होता है दोस्तों, समझते हैं। पहले चालू खाता जिस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा और उस पर पैसा जमा कराने की और निकालने की कोई लिमिट नहीं। आप कितनी बार ट्रांजैक्शन करो, कितनी बार कोई करो, इस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज ये बैंक नहीं लेता है इस खाते पर। अधिविकर्ष का मतलब ये होता है, जैसे मेरा अकाउंट है ICICI बैंक में और मैंने जब अकाउंट ओपन कराया तो मुझे कहा गया कि आपको मिनिमम बैलेंस है ना वो आपको रखना पड़ेगा 10,000। ठीक है, मैंने 10,000 देकर अकाउंट ओपन करवा दिया। अब मुझे ज़रूरत पड़ गई, ये 10,000 भी मैंने निकाल ली बाई चांस, है ना। तो ये बैंक से मैंने जो पैसा लिया है ये मेरा एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो गई और बैंक अपने ट्रांजैक्शंस के बेसिस पर, हमारी गुडविल के बेसिस पर हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब जमा पैसे से ज़्यादा निकाल लेना, यानी कि जितना 10,000 तो रखना ही है मुझे, अब 10,000 भी मैंने निकाल लिए तो ये मेरा ओवरड्राफ्ट हो गया, मुझे वापस बैलेंस मेंटेन करने के लिए वापस डालना पड़ेगा। और इस ओवरड्राफ्ट पर बैंक क्या करता है, चार्ज लेता है, उसे हम इंटरेस्ट के रूप में पे करते हैं, है ना। कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं, जिनके कमर्शियल अकाउंट से सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, वो क्या करते हैं, बैंक में अकाउंट ओपन करवाएंगे और उनको एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक अपनी तरफ से देता है कि आप 50,000 तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हो। ये मैं एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट बता रहा हूँ, 50,000 फिक्स नहीं, 50 होगा, कोई 10 देता है, कोई 20 देता है, कोई 30, 40, 50, सबकी अलग अलग होती है और डिपेंड करता है आपकी कंपनी, आपके फर्म की ग्रोथ कितनी है, नेटवर्थ कितनी है। तो ये 50,000 रुपये की मैंने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक से ले रखी है। मुझे जब इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ती है तो ये मैं 50,000 रुपये तक बैंक से बिना सिक्योरिटी के मैं पैसा ले सकता हूँ, है ना। और वापस मुझे रिपे करना पड़ेगा। ये शॉर्ट टर्म लोन होता है एक तरह का, 1 साल के अंदर अंदर मुझे वापस चुकाना पड़ता है और बैंक इस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करती है। तो ये सुविधा केवल चालू खाते पर मिलती है। आप ध्यान रखें कि ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी होगी वो अधिविकर्ष की सुविधा केवल चालू खाते पर मिलती है, बचत खाते पर नहीं मिलती है। इसी तरह से जमाओं के अंदर हम बात करते हैं, पहली हो गई बचत जमाएं, दूसरी होगी चालू जमाएं, तीसरी आती है फिक्स्ड डिपॉजिट। आपने FD का नाम सुना होगा, सावधि जमा इसे कहा जाता है हिंदी में। यह दीर्घकाल हेतु करवाई जाती है। इसमें राशि एक ही बार जमा करवाई जाती है तथा इस पर बचत खाते से अधिक ब्याज दिया जाता है। यह 18 दिन से लेकर के 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष तक की अवधि के लिए की जा सकती है। आप FD करवा सकते हो बैंक में। आपका बैंक में पैसा पड़ा है सेविंग अकाउंट में, तो उससे ज़्यादा बेटर है कि आप उसको FD में कन्वर्ट करा दें, ताकि उस पर आपको सेविंग से ज़्यादा पैसा मिलेगा फिक्स डिपॉजिट पर। 8 से 9% तो अप्रोक्स मिलता ही है, लेकिन अभी रेट थोड़ी सी डाउन है, तो 6-7% इंटरेस्ट की रेट है, लेकिन जनरली 8 से 10% बैंक FD पर इंटरेस्ट पे करते हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और फिक्स डिपॉजिट में हम एक के साथ पैसा जमा कराते हैं और एक उसकी फिक्स्ड मैच्योरिटी होती है, उस मैच्योरिटी से पहले हम उसको नहीं निकाल सकते हैं। फिर इसी तरह से एक जमा आती है आवर्ती जमा, है ना। आपने नाम सुना होगा रिकरिंग डिपॉजिट, हम शॉर्ट में इसको RD बोलते हैं, जो मंथली बेसिस पर आप पोस्ट ऑफिस में ऐसे चालू करवाते हैं ना, बचत पैसा बचाने के लिए मंथली बेसिस पर आप पोस्ट ऑफिस में एजेंट के थ्रू अकाउंट ओपन करवा देते हैं और मंथली का वो हमारे घर पर आके पैसा लेके जाता है, तो हम बोलते हैं RD, रिकरिंग डिपॉजिट। तो इसके अंतर्गत दैनिक अथवा मासिक आधार पर राशि जमा करवाई जाती है। इस पर ब्याज दर अन्य जमाओं से अधिक होती है, दूसरी जो जमा है उससे थोड़ा सा इस पर इंटरेस्ट और ज़्यादा मिलता है अपन को। ये तो हो गया पहला पॉइंट हमारा, जमाएं स्वीकार करना। तो जमाएं, बचत जमाएं होती है, चालू जमाएं होती है, सावधि जमाएं होती है और आवर्ती जमाएं होती है। अब हम दूसरा फंक्शन, प्राथमिक जो कार्य है व्यापारिक बैंकों का, वो है ऋण एवं अग्रिम प्रदान करना। व्यापारिक बैंक क्या करते हैं, जिन व्यक्तियों को लोन की आवश्यकता होती है उन्हें लोन प्रोवाइड करता है। तो अब लोन या किस प्रकार का देता है, तो सबसे पहला आता अल्पकालीन साख, शॉर्ट टर्म क्रेडिट जिसे कहा जाता है, तो कम समय के लिए होती है। इसमें भी दो चीज़ें हैं, नकद साख और बैंक अधिविकर्ष। नकद साख और बैंक अधिविकर्ष। जो नकद साख दी जाती है, कैश क्रेडिट इसे बोला जाता है, हम ये भी सारे करंट अकाउंट पर ही फैसिलिटी मिलती है। तो 1 से 15 महीने तक की ये नकद साख होती है। और बैंक अधिविकर्ष हमने पढ़ा था, 1 वर्ष की अवधि के लिए जनरली सुविधा दी जाती है। फिर आती है मध्यकालीन साख, नई मशीन क्रय करने के लिए, नवीनीकरण के लिए, व्यवसाय के विस्तार है तो आदि काम के लिए अगर हम लोग कोई लोन लेते हैं बैंक से, उसे हम मिड टर्म क्रेडिट बोलते हैं। ये 15 महीने से लेकर के 5 वर्ष तक की अवधि के लिए हो सकता है। फिर हम बात करते हैं दीर्घकालीन साख। तो दीर्घकालीन साख जो है 5 वर्ष से 20 वर्ष तक की अवधि के लिए ली जाती है। और ये क्यों ली जाती है, इसका पर्पज़ क्या है, तो नवीन भूमि क्रय करने हेतु, नया व्यवसाय स्थापित करने हेतु, इनके लिए ये जो है लॉन्ग टर्म लोन हम लोग बैंकों से लेते हैं। इसी तरह से और विनिमय बिलों की कटौती भी व्यापारिक बैंक करते हैं। विनिमय बिल होते क्या है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई उधार माल बेचता है तो इसको इस पर भरोसा नहीं है। एक डायलॉग चला था, सोनू थने मारा पे भरोसा कोने कही, है ना। तो वही वाला कि भाई ये A ने B को कहा भाई मैंने तो थारा पे भरोसा कोने। तो
बी का कोई बात नहीं, भरोसा नहीं, तो ये ला एक बिल ला और उस पर मैं साइन कर देता हूँ। तो बी ने क्या कर दिए, साइन कर दिए, और साइन करके बिल इसको लौटा दिया। तो ये जो इसके पास एक डॉक्यूमेंट है, इसको बोला जाता है विनिमय बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज इंग्लिश में कहा जाता है। तो इसके पास एक प्रूफ पड़ा हुआ है बिल ऑफ एक्सचेंज का, बी के साइन हुए। तो अगर ए को पहले जरूरत है, जैसे 3 महीने की इसने उधारी दी थी, 3 महीने का ये बिल है, तो 3 महीने से पहले अगर इस ए को पैसे की जरूरत है तो इस बिल को कहाँ ले जा सकता है, बैंक में ले जा सकता है, और बैंक वाले को लिखेगा, बोलेगा कि साहब ये मेरे पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज पड़ा है, और सोनू ने मुझे गारंटी दी है, उसने कहा कि थने हमारा पे भरोसा कोने की, तो मैंने उसके साइन करा दिए, और साइन कराने के बाद ये मेरे पास प्रूफ पड़ा है, तो बैंक उस बिल को देखेगा और उसको जितना पैसा होगा, जैसे 10,000 का अगर बिल है ये, तो कुछ पैसा अपना डिस्काउंट का काटेगा, मान लो 200 रुपये काट लिए, तो 9,800 रुपये ए को दे देगा। अब जब इसकी ड्यू डेट आएगी, मैच्योरिटी 3 महीने बाद, तो बी से पैसा कौन लेगा, बैंक लेगा, है ना। बी से कौन लेगा पैसा, बैंक लेगा। डेट आते ही बैंक इस बिल को बी के पास भेजेगा, और बी से कहेगा भाई ये तेरे साइन हो रहे हैं तो पैसा दे दे, तो बी इसको पैसा दे देगा। अगर नहीं देता है तो फिर वो कोर्ट केस वगैरह का काम होता है, आगे की प्रोसीजर आपके काम के नहीं है, ठीक है। सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय क्या होता है, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय होता है कि कमर्शियल बैंक जो हैं, कभी कभी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट भी अपनी कंपनीज के अंश मार्केट में जारी करती है, तो उन अंशों को क्रय कर सकती है, ऋण पत्रों को क्रय कर सकती है, अन्य किसी प्रकार के बॉन्ड को खरीद सकते हैं व्यापारिक बैंक। तो सरकार को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो व्यापारिक बैंकों से वो पैसा ले सकती है ना, सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय के द्वारा। तो व्यापारिक बैंक वो शेयर्स खरीद लेंगे, तो पैसा किसके पास चला जाएगा, सरकार के पास चला जाएगा, या जिस कंपनी के शेयर्स लिए उसके पास चला जाएगा। तीसरा फंक्शन आता साख निर्माण, क्रेडिट क्रिएशन। कल हमने केंद्रीय बैंक जो चैप्टर पढ़ा, उसके अंदर हमने पढ़ा था क्रेडिट कंट्रोल, साख पर नियंत्रण। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं साख का निर्माण। व्यापारिक बैंक क्या करते हैं, साख का निर्माण करते हैं, जबकि आपका केंद्रीय बैंक उस साख पर नियंत्रण करता है। व्यापारिक बैंकों का साख निर्माण एक प्रमुख कार्य है। आधुनिक समय में व्यापारिक बैंक केवल मुद्रा में ही लेन देन नहीं करते, बल्कि साख का निर्माण भी करते हैं। व्यापारिक बैंक नकद कोष अनुपात के आधार पर साख निर्माण करते हैं। नकद कोष अनुपात भी कल मैंने समझाया था। तो CRR के बेसिस पर क्रेडिट क्रिएशन होती है, साख का निर्माण होता है। साख निर्माण प्राथमिक जमाओं के आधार पर किया जाता है। जितनी उनके पास प्राथमिक जमाएं आती है, पैसा जो कस्टमर जमा कराते बैंकों में, उसके आधार पर साख का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले हम बात करें प्राथमिक जमा या नकद जमा क्या है। जब कोई खाता धारक अपने खाते में धनराशि जमा करवाता है तो बैंक के लिए क्या कहलाएगी, प्राथमिक जमा या नकद जमा कहलाती है। व्युत्पन्न जमा क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम डिराइव्ड डिपॉजिट। व्युत्पन्न जमा, डिराइव्ड डिपॉजिट। जब बैंक किसी व्यक्ति को ऋण देता है तब वह बैंक अपने खाते में ऋण की राशि हस्तांतरित कर देता है, यह राशि व्युत्पन्न जमा कहलाती है। यानी जब किसी व्यक्ति को हम लोन देते हैं तो कैश में कभी नहीं दिया जाता है। आपने सुना भी होगा कि लोन अगर पास होता है तो खाते में ही ट्रांसफ़र होता है, कैश नहीं मिलता है ना। तो जिस खाते में हस्तांतरित होगा उसे क्या कहा जाएगा, व्युत्पन्न जमा कहा जाएगा। एक यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना, साख गुणक, इसको बोला जाता है क्रेडिट मल्टीप्लायर। के को जो है वो रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लायर को, यानी गुणक को, और इसका फॉर्मूला होता है 1/CRR। CRR हमने पढ़ा कैश रिजर्व रेशियो। तो साख निर्माण कैसे होगी, तो साख का निर्माण होगा प्राथमिक जमाओं का इंटू होगा साख गुणक। जैसे मान लो 20% CRR है ना, तो के की वैल्यू कितनी आएगी, 1/20% हटेगा तो इंटू 100 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 2 से 5, यानी 5 गुना। तो प्राथमिक जमा मान लो 10,000 किसी ने बैंक में जमा कराए, इसका 5 गुना तक क्या होगा, साख का निर्माण, यानी 50,000 रुपये साख का निर्माण हो जाएगा। वो कैसे होगा अपन समझेंगे। अब ये तो हो गया साख निर्माण। व्युत्पन्न जमा कैसे निकलती है, तो जो साख निर्माण होती है उसमें से प्राथमिक जमाओं को घटा दो। जैसे 50,000 साख का निर्माण हुआ और प्राथमिक जमा थी 10,000 रुपये, तो व्युत्पन्न जमा डिराइव्ड डिपॉजिट कितनी आ जाएगी, 40,000 आ जाएगी। ओके, अब साख निर्माण प्रक्रिया हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। यदि प्राथमिक जमा 1,000 रुपये है और नकद कोष अनुपात ये 10,000 रुपये कर देना, इसको 10,000 रुपये है और नकद कोष अनुपात 20% है, तो कुल व्युत्पन्न जमा क्या होगी, पूरी प्रक्रिया समझाइए। तो ये हमने बताया के की वैल्यू हो गई 5 टाइम्स, अभी जस्ट मैंने बताया था 1/CRR परसेंटेज, तो इंटू 100 भी करना पड़ेगा आपको, तो 1/20 इंटू 100 तो 5 टाइम्स आ गया। अब क्रेडिट क्रिएशन होगा 10,000 इंटू 5 50,000। 50,000 में से आप क्या करोगे, डिराइव डिपॉजिट व्युत्पन्न जमा निकाल रहे हैं, तो 50,000 में से प्राथमिक जमा जो थी उसको माइनस किया तो 40,000 रुपये आ गया। अब ये प्रोसीजर कैसे चलती है समझना इसको। जैसे कोई बैंक है एक बैंक में 10,000 रुपये जमा हुए।
अब नकद कोष अनुपात का रेशियो क्या है 20%, CRR क्या है 20%। तो 10,000 का 20% नकद कोष रहेगा, बाकी के 8,000 रुपये किसी को लोन के रूप में दिया जा सकता है। अब ये 8,000 रुपये किसी को लोन में जाएगा तो किसी बैंक के पास ही जाएगा, तो बी बैंक के पास चला गया सपोज, तो बी बैंक के लिए वो अगेन क्या बन जाएगी, प्राथमिक जमा बन जाएगी। अब वापस 8,000 का 20% होता है 1,600 रुपये, तो ये केस नकद कोष रखना पड़ेगा। और बाकी का 8,000 में से 1,600 जाएंगे, 6,400 किसी को लोन के रूप में दिया जा सकता है। ये 6,400 किसी के अकाउंट में गया होगा, ये अकाउंट किसी दूसरे बैंक में होगा, तो मान लो इसी बैंक में है, तो सी बैंक की क्या हो जाएगी, प्राथमिक जमा हो जाएगी। तो सी बैंक के पास आ गया 6,400 रुपये एज ए प्राथमिक जमा यानी प्राइमरी डिपॉजिट। फिर वापस 6,400 का सी बैंक क्या करेगा, 20% अपने पास RBI को जमा कराएगा, CRR नकद कोष अनुपात, तो 6,400 का होता है 1,280, 20%। बाकी बचेगा 6,400 में से 1,280 माइनस कर दो, 5,120। ये 5,120 व्यापारिक बैंक क्या करेगा, किसी को लोन देगा, तो ये लोन अगेन किसी डी बैंक के पास जाएगा, उसके खाते में जाएगा, तो उसकी प्राथमिक जमा हो जाएगी। अच्छा, ये प्रक्रिया अब कब तक चलती जाएगी, ये प्रक्रिया ऐसे चलती जाएगी, तब तक चलेगी जब तक कि जो प्राथमिक जमा है इसकी टोटल तो 50,000 नहीं हो जाए, जो नकद कोष अनुपात है वो 10,000 नहीं हो जाए, और व्युत्पन्न जमा 40,000 नहीं हो जाए, तब तक ये प्रक्रिया चलती जाएगी। यानी कि लास्ट में ये वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पर आके, और ये टोटल जब करेंगे तो 50,000, 10,000 और 40,000 होगी। तो 40,000 तो व्युत्पन्न जमा है, 50,000 कुल साख निर्माण है, और 10,000 प्राथमिक जमा है। ये तो हो गए प्राथमिक कार्य बैंकों के। अब हम बात करेंगे द्वितीयक या गौण कार्य। एजेंट के रूप में बैंक क्या क्या कार्य करता है, तो आप देखें, विभिन्न मदों का एकत्रीकरण। मेरे अगर इनकम के बहुत सारे सोर्स हैं, अलग अलग जगह से मैं इनकम अर्न करता हूँ, तो वहाँ से अलग अलग जगह से मैं आय के एकत्रीकरण का काम सीधा बैंक को सौंप सकता हूँ। इसी तरह से स्थायी आदेशों अनुसार भुगतान, अगर मेरे को पेमेंट करवाना, जैसे LIC प्रीमियम चुकानी है, या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का और कोई पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना है, वाटर बिल का पेमेंट करना है, या और कोई भी पेमेंट करने हैं जिसकी ड्यू डेट्स होती है, मुझे EMI का पेमेंट करना है, तो वो सारे मैं एक बैंक में स्लिप बना के दे दूंगा, भाई इस डेट को मेरा ये पेमेंट आता है, आप अपने यहाँ से मेरे अकाउंट से काट लिया करें। तो आदेशानुसार बैंक पेमेंट कर देता है। विभिन्न प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय भी करता है, सिक्योरिटीज़ को परचेज सेल भी करता है। धन का प्रेषण, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैसा भेजना होता है, आपने सुना होगा DD बनवानी पड़ती है बहुत सारी बार, तो DD बना के भी हम लोग पैसा भेज सकते हैं। विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय, अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज का खरीदना है, बेचना है, तो हर बैंक के पास आजकल फैसिलिटी है। डॉलर, अगर हम चाहते हैं हमें डॉलर चाहिए तो हम पैसा दे के डॉलर खरीद सकते हैं, या हमारे पास डॉलर पड़ा है यहाँ तो कोई चलेगा नहीं, तो उस डॉलर को हम बैंक में जमा करा के वापस उसे कैश कन्वर्ट करवा सकते हैं इंडियन रुपीज़ में। संदर्भ पत्र जारी करना, लेटर ऑफ रेफरेंस। देखो, लेटर ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि अगर हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, तो अगर हम लोग फॉरेन से कुछ चीज़ मंगाना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ का ट्रेडर या वहाँ की जो गवर्नमेंट है हमारे से लेटर ऑफ रेफरेंस मांगती है कि भाई आप अपने बैंक से एक लेटर ऑफ रेफरेंस जारी करवाएं कि आपकी गुडविल अच्छी है, आपने कोई फ्रॉड नहीं कर रखा, आपने किसी का पैसा नहीं खा रखा, आप अपने बैंक से जारी करवा के हमें भेजें। तो वो भी कौन जारी करता है, संदर्भ पत्र बैंक जारी करते हैं। सामान्य उपयोगिता के कार्य क्या करता है, जैसे लॉकर सुविधा उपलब्ध करवाना, यात्री चेक जारी करना, ATM सुविधा उपलब्ध करवाना, साख प्रमाण पत्र जारी करना, वस्तुओं के वाहन में सुविधा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को भेजा जाता है तो उसका पेमेंट बैंकों के थ्रू होता है ना, बिल्टी बन जाती है और बिल्टी को दिखाएंगे तो हम उसका पेमेंट हो जाएगा। तो वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए पेमेंट किया जाता है। इसी तरह से सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्य कौन कौन से करते हैं व्यापारिक बैंक, तो पूंजी उत्पादकता में वृद्धि होती है इससे, यानी कि डेवलपमेंट करता है लोन देकर, विनियोग को प्रोत्साहित करता है, रोजगार में वृद्धि होती है, भुगतान करने में सुविधा रहती है, और विदेशी व्यापार को भी प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो आपका मेन टॉपिक है, उस पर आते हैं बैंकों के प्रकार। बैंकों की क्या क्या प्रकार हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि आपकी जो सिलेबस में दे रखा है बैंकों के प्रकार टॉपिक लिखा हुआ, तो इससे तो एक क्वेश्चन आप फिक्स मान के चले आएगा ही आएगा। ऐसे बैंक जो सामान्य बैंकिंग कार्य करते हैं व्यापारिक बैंक कहलाते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB, है ना, ये सारे हमारे क्या हैं, व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक इसे कहा जाता है। फिर दूसरे आते हैं औद्योगिक बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक। ये बैंक उद्योगों को मध्यम और दीर्घकालीन ऋणों की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, इन्हें विकास बैंक भी कहा जाता है, डेवलपमेंट बैंक भी इसे कहा जाता है, जैसे IDBI, ICICI बैंक, ये सारे क्या हैं, औद्योगिक बैंक हैं या विकास बैंक हैं। फिर आते हैं विनियोग बैंक। ऐसे बैंक जिनका उद्देश्य विनियोगों को बढ़ावा देना हो, विनियोग बैंक कहलाते हैं। इन्वेस्टमेंट को जो प्रमोट करते हैं उनको हम विनियोग बैंक कहेंगे, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, LIC जो है, GIC है, UTI जिसका नेम अभी एक्सिस बैंक हो गया। तो ये सारे इनका जो मेन ऑब्जेक्ट था इन्वेस्टमेंट पर्पज़ है। फिर हम बात करते हैं सहकारी बैंक ना, इनका विकास मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र की साख की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हुआ है। जो सहकारी बैंक है ये क्यों विकसित हुए हैं, मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में साख सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए इनको विकसित किया गया है।
इनका संचालन प्रजातंत्र ढंग से किया जाता है। ये 3 स्तरों पर कार्य करते हैं। दोस्तों ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण स्तर पर जो बैंक होते हैं सहकारी बैंक, उसको हम प्राथमिक सहकारी बैंक कहते हैं और ये अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं मुख्य रूप से। जिला स्तर पर जो है वो केंद्रीय सहकारी बैंक कार्य करते हैं। ये ध्यान रखना, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक है और राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक। देखो कंफ्यूज नहीं होना कि जिला स्तर पर जिला सहकारी बैंक नहीं होगा। प्रश्न ऐसा आएगा कि निम्न में से जिला स्तर पर कार्यरत बैंक है, तो उसमें ऑप्शन होगा प्राथमिक सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक। तो हमें ऑप्शन जिला सहकारी बैंक नहीं करना, हमें केंद्रीय सहकारी बैंक करना है। ये ध्यान रखना, जिला स्तर पर जो सहकारी बैंक कार्यरत हैं वो होंगे हमारे केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं और ये मध्यम दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। और राज्य स्तर पर जो होते हैं राज्य सहकारी बैंक, जो कि केवल लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। सहकारी बैंकों के बाद अगले जो बैंक है वो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। गरीब एवं छोटे उधारकर्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नरसिंगम समिति की सिफारिशों पर क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक है इसको आरआरबी कहा जाता है, रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबी कहा जाता है। तो रीजनल रूरल बैंक्स की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई है? नरसिंगम समिति की सिफारिश पर इनकी स्थापना हुई है। ठीक है, तो इनकी सिफारिशों पर आरआरबी की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी की स्थापना की गई थी। आरआरबी की निर्मित पूंजी का 50% केंद्र सरकार, 15% राज्य सरकार तथा 35% प्रायोजक बैंक द्वारा अभिजित होता है। जो आरआरबी होते हैं उसमें 50% तो किसका पैसा होगा? केंद्र सरकार का पैसा होगा, 15% जो है राज्य सरकार का और 35% जो उससे प्रायोजिक बैंक हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंडर बैंक आ रहा है तो वो उसका 35% उसकी कैपिटल होती है, उसके अंदर हिस्सा होता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखें अपन, केलकर समिति की सिफारिशों के आधार पर नए आरआरबी की स्थापना पर रोक लगा दी गई है ना। स्थापना तो किसके आधार पर हुई है? नरसिंगम समिति के आधार पर, और रोक किसके आधार पर लगी? केलकर समिति के आधार पर लगी है। तथा विद्यमान आरआरबी को भी मर्ज किया जा रहा है। अभी नई आरआरबी की कोई स्थापना नहीं हो रही है क्योंकि ये काफ़ी लॉस में गई थी। इस वजह से केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया, केलकर समिति ने इसको सुझाव दिया था कि इस बैंक को बंद कर देना चाहिए क्योंकि इसमें कोई फायदा नहीं दिख रहा है हमें और उल्टा हमारी जेब का पैसा लगाना पड़ रहा है। और वर्तमान में भी अब नए आरआरबी की स्थापना नहीं हो रही, इनको और जो भी हैं उनको भी मर्ज किया जा रहा है। 31 मार्च 2016 तक कुल 56 आरआरबी ही बचे थे। पहले तो काफ़ी हो चुके थे, लेकिन 31 मार्च 2016 तक के डेटा हमारे पास हैं, इसमें 56 आरआरबी टोटल बचे हुए थे। अगला बैंक आता है अंतर्राष्ट्रीय बैंक। वे बैंक जो वैश्विक स्तर पर अपने सदस्य बैंकों की संकट काल में वित्तीय सहायता करते हैं वे अंतर्राष्ट्रीय बैंक कहलाते हैं। जैसे आईबीआरडी, है ना, नाम सुना होगा आपने। आईबीआरडी को इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट कहा जाता है और इसी को हम आम भाषा में बोलते हैं विश्व बैंक। आईबीआरडी जो है वो है क्या है? विश्व बैंक है आईबीआरडी। और आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईडीए, ये सारे क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बैंक हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर जो इसके सदस्य मेंबर्स होते हैं उनका संकट काल में आर्थिक सहायता करते हैं। फिर हम बात करते हैं देशी बैंकर, तो इसके अंतर्गत महाजन, साहूकार, भूस्वामी आदि आते हैं, है ना। देसी बैंकर के अंदर जो क्राउथर ने भी कहा था कि जो आधुनिक बैंकों के पूर्वज कौन है? वो साहूकार, महाजन और सुनार हैं, आधुनिक बैंकों के पूर्वज हैं वो। अनुसूचित बैंक क्या होंगे? वे बैंक जो आरबीआई अधिनियम 1934 की सेकंड अनुसूची में पंजीकृत होते हैं, उसे अनुसूचित बैंक, शेड्यूल बैंक कहा जाता है। वर्तमान में कुल 27 सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित बैंक है। जो आरबीआई एक्ट जो है 1934 उसकी सेकंड अनुसूची के अंदर, सेकंड शेड्यूल में रजिस्टर्ड होते हैं, उसको अनुसूचित बैंक कहा जाता है। वर्तमान में कितने? 27 हैं टोटल। गैर अनुसूचित वे बैंक जो आरबीआई की अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में पंजीकृत नहीं हो किए गए हों, गैर अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। वर्तमान में 218 के आसपास अनुसूचित बैंक हैं, गैर अनुसूचित। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा कुछ सिफारिश, इसके अलावा हम लोग कुछ समितियां जो बनी हुई बैंकिंग सुधार से संबंधित, उनको भी हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी समितियां बनी हुई है। तो चलिए, पहली जो समिति हम लोग देखने वाले हैं, नरसिंगम समिति। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। इस समिति का गठन 14 अगस्त 1991 को किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1991 में प्रस्तुत की। इस समिति की सिफारिश से मुख्य रूप से निम्न थी। क्या क्या इसने सिफारिशें दी थी? एसएलआर व सीआरआर को कम करना, ब्याज दर जो है वो का निर्धारण बाजार द्वारा किया जाए, गैर निष्पादित संपत्तियों यानी नॉट परफॉर्मिंग एसेट्स की समस्या से निपटने के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण डीआरटी, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। गैर निष्पादित संपत्ति क्या होती है दोस्तों? ऐसी संपत्तियां जो किसी काम के नहीं है, उससे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कुछ परफॉर्मेंस नहीं है, खाली पड़ी हुई है, उन संपत्तियों को हम बोलते हैं एनपीए, गैर निष्पादित संपत्तियां, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। उसके लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण
इंग्लिश में डीआरटी, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। ये सारे डीआरटी का गठन, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डीआरटी का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया? तो आपको याद होना चाहिए, नरसिंघम समिति की सिफारिश पर। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर एटीएम सुविधा प्रदान की गई। जो आप आज सभी एटीएम यूज़ करते हैं, ये भी इसी समिति ने सिफारिश की थी, एटीएम सुविधा होनी चाहिए। चलिए, दूसरी समिति आती है गायपुरिया समिति। इसका भी गठन 1991 में किया गया। इस समिति को बैंक सेवा सुधार समिति के नाम से भी जाना जाता है। इस समिति ने बैंक द्वारा प्रदान की गई या प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार की सिफारिश की। इस समिति के सुझावों पर ध्यान देते हुए 15 जून 1995 को बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत बैंकों की ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए ग्राहक प्रहरी नियुक्त करने की व्यवस्था है। यानी कि हर बैंक के अंदर मे आई हेल्प यू का एक काउंटर आपने देखा होगा, उसे ग्राहक प्रहरी कहा जाता है। वो जो नियुक्त किया गया है 15 जून 1995 को बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की गई थी, और इस योजना के तहत ही ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए ग्राहक प्रहरी की नियुक्ति करने की व्यवस्था की गई। इस योजना के अंतर्गत, इस योजना में आरआरबी को अलग रखा गया है, यानी आरआरबी को इस योजना से अलग रखा गया था। ठीक है। अगली समिति आती है नानकी रमन समिति। नानकी रमन समिति 1992। इस समिति का गठन बैंकिंग घोटालों की जांच करने के हेतु किया गया था। यानी बैंकिंग क्षेत्र में जितने भी घोटाले होते हैं उनकी जांच करने के लिए जिस समिति का गठन हुआ वो है नानकी रमन समिति, जिसमें मुख्य रूप से बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिभूतियों के घोटाले उजागर करने हेतु किया गया था। इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो बैंकिंग क्षेत्र में जो प्रतिभूतियों का, सिक्योरिटीज़ का जो घोटाला होता है, उस घोटाले को उजागर करने के लिए इसका गठन किया गया था। अगली समिति आती नरसिंघम समिति द्वितीय। पहले हमने 1991 में जो पढ़ी वो फर्स्ट थी। अभी आती नरसिंघम समिति सेकंड, जो 1998 में गठित हुई। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1998 में प्रस्तुत की। इस समिति ने मुख्य रूप से कमज़ोर बैंकों का विलय मजबूत बैंकों में करने पर जोर दिया था। हमने पढ़ा था आरआरबी का भी विलय किया गया था, लेकिन वो केलकर समिति की सिफारिश पर हुआ था। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर अभी आज प्रेजेंट में हम लोग देखते हैं जैसे हमारा कॉर्पोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक में हो गया, या इस प्रकार से बहुत सारे बैंकों का विलय दूसरे बैंकों में होता जा रहा है। जो स्टेट बैंक के पेरेंट बैंक थे, दूसरे जो बैंक थे उस स्टेट बैंक के, उनको भी स्टेट बैंक में मर्ज कर दिया गया। तो ये सारी सिफारिश नरसिंघम समिति ने की थी 1998 के अंदर, और उसी की ये स्वरूप हम अभी वर्तमान में भी देख रहे हैं, ताकि जो कमज़ोर बैंक है उनका मजबूत बैंकों में विलय कर दिया जाए, ताकि वो भी सुदृढ़ उनकी पूंजी हो सके। इस समिति की सिफारिशों पर बैंकों में कंप्यूटरीकरण पर जोर दिया गया तथा गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को कम करने के लिए भी प्रयास किए गए थे। कंप्यूटरीकरण का भी जोर जो दिया नरसिंघम समिति ने ही दिया था। फिर आती है वर्मा समिति 1999। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1999 में प्रस्तुत की। इस समिति ने कमज़ोर बैंकों के पुनः पूंजीकरण पर बल दिया। इसने कहा कि मर्ज मत करो, आप उनका वापस रिकैपिटलाइज करो, उनको थोड़ा सा पुनर्बलन दो ताकि वो वापस से सही काम कर सके। इस समिति ने यूको बैंक, इंडियन बैंक तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को कमज़ोर घोषित किया तथा इनके पुनर्पूंजीकरण पर बल दिया था। इसने यूको बैंक, इंडियन बैंक तथा यूनाइटेड बैंक को इसने कमज़ोर बोला था, और इसने कहा कि इनको वापस इनका पुनः पूंजीकरण पर बल दिया जाना चाहिए। अगली समिति आती उषा थोराट समिति 2007। दोस्तों, आपको केवल समितियों के नाम भी पूछे जा सकते हैं, निम्न में से कौन सी बैंकिंग सुधार से संबंधित समिति नहीं है, तो ये समितियों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। इस समिति की मुख्य सिफारिश बैंकों की मॉनिटरिंग हेतु एक बैंक मॉनिटर के रूप में की गई थी। यानी उषा थोराट ने कहा था कि बैंकों का भी मॉनिटरिंग होना चाहिए कि कोई चीज़ सही हो रही या नहीं हो रही, तो बैंक मॉनिटर के रूप में उसकी स्थापना होनी चाहिए। तो इसकी सिफारिश उषा थोराट समिति ने की है। दामोदर समिति आती है 2010 में। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जुलाई 2011 में प्रस्तुत की, और इसकी मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थी। खाता खोलने की प्रक्रिया आसान हो थोड़ी, बैंक जमाओं पर बीमा कवर को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक है। हमारी जितनी बैंक जमाएं होती है, हर बैंक उसमें एक एक्सीडेंटल कवर देता है, 1 लाख तक का था, तो उसे बढ़ाकर इसने कहा था कि 5 लाख तक कर दिया जाए। ग्राहक की अनुमति के बिना एफडी स्वतः रेन्यू नहीं की जाए। अभी आप देख सकते हैं कि जो एफडी है वो ऑटोमेटिक, अगर आप परमिशन नहीं भी देते हैं, आपने 1 ईयर की एफडी करा रखी और वो 1 ईयर में आप बैंक में नहीं गए और कन्फर्मेशन नहीं दिया, तो ऑटोमेटिक वो रेन्यू हो जाएगी। जबकि इसने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सिफारिश नहीं मानी गई, तभी अभी वर्तमान में ये चीज़ें हैं। पासबुक ग्राहकों को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाए, तो ये बिल्कुल अभी निःशुल्क उपलब्ध होती है। पासबुक जो बैंक से मिलती है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना चाहिए। तो अभी वर्तमान में डिजिटल पेमेंट का तो काफ़ी है बढ़ावा। तो ये सारी जो सिफारिशें दामोदरम समिति ने दी थी। और एक लास्ट समिति और है नचिकेतमार समिति 2014 में गठित हुई थी। इस समिति की मुख्य सिफारिशें बैंक शाखाओं का विस्तार करना,
सभी वयस्क नागरिकों के वर्ष 2016 तक के खाते खोलना तथा एसएलआर के अंतर्गत केवल सरकारी प्रतिभूतियों में ही निवेश किया जाए। ये सब सिफारिशें जो दी नचिकेत मार समिति ने दी थी, जो 2014 में गठित हुई थी। दोस्तों, ये हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने सभी मित्रों तक शेयर करें, ताकि जो रीट की जो तैयारी कर रहे हैं 25 अप्रैल को जिनका पेपर है, उन सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए। और अपनी जो नया टॉपिक है, क्योंकि पहली बार अर्थशास्त्र का रीट में टॉपिक जोड़ा गया है, तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले इस टॉपिक को आप कंप्लीट कर लें, ताकि इसमें तो आपके मार्क्स श्योर हो जाए। अब नया टॉपिक ऐड हुआ तो 4 से 5 क्वेश्चन आप इस टॉपिक से मान के चलें, 4 से 5 क्वेश्चन पूरे इस टॉपिक से आपके बनेंगे, ये 100% श्योर है। तो एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आता तो बार बार देखें, और आपको इसकी पीडीएफ की अगर ज़रूरत होगी तो आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है उसको ज़रूर आप ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो उसे आप ज़रूर जाएँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक करें और पार्ट 1 को आप ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लगे रहो पढ़ाई में, ताकि श्योर सिलेक्शन के लिए मेहनत ज़रूरी है और मेहनत करेंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा। चलिए दोस्तों, गुड बाय।